Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome in college physics with Dr. Sajid. So student आज हम चैप्टर 2 वेक्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 वेक्टर जो है it is consist on these topics: vector and its types, unit vector, vector algebra, addition of vector by rectangular component, vector multiplication, equilibrium, torque एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो पहले हम इस टॉपिक का थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे और फिर इसी ही क्विक रिव्यू को बेस बनाकर हम वेरियस एमसीक्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 2 वेक्टर के एमसीक्यूज़ को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैप्टर 2 वेक्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं. तो इस चैप्टर में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर. तो वेक्टर क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आर नोन एज वेक्टर. मतलब ये है कि वो क्वांटिटी हम वेक्टर कंसिडर करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और हेड टू टेल रूल को भी फॉलो करता हो. याद रहे कि हमारे पास जो करंट है ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास डायरेक्शन भी है, लेकिन हेड टू टेल को फॉलो नहीं करता. सो वेक्टर को हम स्केलर बोलते हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर क्या होता है? दीज आर दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर लीनियर और डायरेक्शनल दैट आर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी फोर्स. वो वेक्टर जो हमारे पास किसी भी लाइन पर एक्ट करता हो उसको हम पोलर वेक्टर कहते हैं. जिस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है एंड सो ऑन. Axial vector, these are the vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation like angular velocity, angular acceleration, angular momentum and so on. वो वेक्टर जो हमारे पास किसी भी एक प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सर्कल है मिसाल के तौर पर, और एक बॉडी जो है इस तरह रोटेशन करता है. तो याद रहे कि इस बॉडी की जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी जो है डायरेक्शन जो है हमारे राइट हैंड का जो थंब है वो हमें एंगुलर वेलोसिटी को डायरेक्शन को बताता है. मींस इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है? इस प्लेन के नॉर्मल है. इस तरह एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी इसकी भी डायरेक्शन जो है इस प्लेन के हमारे पास नॉर्मल है. तो याद रहे कि उस वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं जो जिसकी डायरेक्शन किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी. और ये वेक्टर जो है ये हमेशा के लिए रोटेशन में प्रोड्यूस होता है. इक्वल वेक्टर्स, दीज आर द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है वो है 3i और दूसरा वेक्टर है वो भी है 3i. सो ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 और उसका जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. So these two vectors are called equal vector. Parallel vector, these are the vectors which have same direction and magnitude में equal or different. वो वेक्टर जिसकी हमारे पास डायरेक्शन सेम हो उसको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं. मैग्नीट्यूड इसके लिए लाजिमी नहीं है. मिसाल के तौर पर अगर हम देखें हमारे पास एक वेक्टर है a इक्वल टू 5i, करेक्ट, और हमारे पास अदर वेक्टर है b इक्वल टू 2i. सो दीज टू आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर बिकॉज बोथ हैव द सेम डायरेक्शन विच इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो हमारे पास डिफरेंट है. सो ये हम वेक्टर हमारे पास जो है पैरेलल वेक्टर है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है. इस तरह अगर हम इस तरह देखें हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है 10j और बी वेक्टर है विच इज़ आल्सो इक्वल टू 10j. सो बोथ की मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हमारे पास इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है. तो मतलब ये कि हमेशा के लिए इक्वल वेक्टर जो होता है वो पैरेलल वेक्टर भी होता है. लेकिन याद रखिए कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता. जहाँ यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों वेक्टर पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि एक की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास पैरेलल भी है और इक्वल भी है. एंटी पैरेलल वेक्टर, दीज आर द वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डिफरेंट. हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो जिसकी डायरेक्शन सेम हो, सारी डायरेक्शन अपोजिट हो, करेक्ट, मैग्नीट्यूड हो सेम हो या डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल. मिसाल के तौर पर ये वेक्टर है सपोज a इक्वल टू 10i
और दूसरा हमारे पास एक वेक्टर है दिस वन b इक्वल टू -2i. So both are anti-parallel because both have opposite direction. This one. याद रखिए कि एंटी पैरेलल में हमेशा के लिए एंगल होता है 180 डिग्री, पैरेलल में एंगल होता है 0 डिग्री. इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इसको देखें हमारे पास एक वेक्टर है c, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 10 डायरेक्शन है एलॉन्ग पॉजिटिव के, और दूसरा वेक्टर है बिल्कुल सेम लेंथ वाला जो हमारे पास है वेक्टर d जो कि बराबर है 10 माइनस के. तो अगर हम इसको देखें दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन एंटी पैरेलल है. यहाँ पर अगर हम देखें दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट एंटी पैरेलल है. तो याद रखें ये जो वेक्टर जो है इस वाले वेक्टर को, इस वेक्टर डी को हम सी का नेगेटिव बोलते हैं और सी को डी का भी नेगेटिव बोल सकते हैं. सो एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए हमेशा डायरेक्शन जो है क्या होगा, दो वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में होगा. दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या डिफरेंट हो. Collinear vector, these are the vector which act along the same line, vector lying in the same line, angle between them can be 0 or 180. याद रहे कि हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर है या एंटी पैरेलल वेक्टर है, दोनों का कंबाइंड नाम जो है वो कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस पर अप्लाई होता है. अगर हम ऊपर देखें, इस वाले में देखें, ये 5i 2i along x एक्सिस लाइन सेम है, इसका भी लाइन सेम है, इस दोनों का भी लाइन सेम है, लेकिन एंगल बनाता है 180 डिग्री. सो सिंपल मीन्स पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल को हम कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 आर नोन एज यूनिट वेक्टर, या इसको हम इस तरह ही बोल सकते हैं, ए वेक्टर विच शो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. मिसाल के तौर पर अगर हम देखें हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड है, करेक्ट, या इसकी जो है मैग्नीट्यूड क्या है 5 और यूनिट जो है हमारे पास क्या है न्यूटन है. तो ये हमारे पास स्केलर है, लेकिन अगर हम इसके साथ आई को फुट करें, आई को उसके साथ लगाए, तो फिर जो आई जो है इसने फोर्स जो था पहले स्केलर था वो स्केलर को अब वेक्टर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. दूसरी बात ये कि यूनिट वेक्टर है हमारे पास, उसकी जो सिंपल इक्वेशन है वो ये है कि हमारे पास जब कोई भी एक वेक्टर हो, अगर उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करें तो इस रेशो को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर की एक डिफिनीशन ये हो गया, या एक डिफिनीशन ये भी है कि यूनिट वेक्टर दोज वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1, और यूनिट वेक्टर वो भी होता है जो किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करे, जिस तरह के इस एग्जाम्पल में. अगर हम देखें हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है a इक्वल टू 6i + 8j, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को मालूम करें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 10. सो दिस वेक्टर इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर. लेकिन अगर हम इस b को देखें और इसके मैग्नीट्यूड को मालूम करें, सो मैग्नीट्यूड इज 1, सो दिस b इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर हैज़ नेदर यूनिट नॉर डायमेंशन. यूनिट वेक्टर जो है उसका न तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है. मिसाल के तौर पर हम देखें हमारे पास ये है f इक्वल टू सपोज 5 न्यूटन, सपोज i, ये एक वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी 5 न्यूटन. अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन i, और इसको डिवाइड करेंगे 5 न्यूटन से, सो न्यूटन न्यूटन कैंसिल. सो यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर को हम किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं. सो वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल और बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, करेक्ट. वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ऐड कर सकते हैं. फिर कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी दो वेक्टर हो और हमें कोई थर्ड वेक्टर जिसका जो रिजल्टेंट है वो मालूम करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे लॉ कोसाइन. रिजल्टेंट वेक्टर फार्मूला फॉर एडिशन, इफ टू वेक्टर p and q are inclined to each other at angle theta, then the magnitude of the resultant r is given by this one. हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, उसके दरमियान एंगल जो भी हो, चाहे 90 डिग्री क्यों ना हो, 45 हो, 0 हो, 180 हो, अगर इस दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल हमें मालूम हो और हम इसका रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं, तो विदाउट हेड टू टेल रूल इसको हम न्यूमेरिकली या फार्मूले के लिहाज से इस तरह मालूम करेंगे, r इक्वल टू p² + q² + 2pq cos थीटा, where theta is the angle between p and q. The equation is also known as log cosine. इसको हम थोड़ा देर बाद जो है इस इक्वेशन को प्रूव भी करेंगे.
रिजल्टेंट वेक्टर फार्मूला इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, लेकिन अगर ये दो वेक्टर हमारे पास एक हो पी और एक क्यू और ये दोनों जो है हम कहते हैं कि इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, मीन्स इस क्यू का हम एक अपोजिट वेक्टर ले रहे हैं जिस तरह यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो ये होगा आर, करेक्ट। और अब देखिए अब इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो ये एडिशन का फार्मूला है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कास। अब थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए यह जो p है और ये क्यू जो है ये कितना एंगल बनाता है, ये वाला अल्फा। सो हमारे पास जो टोटल एंगल है वो हमारे पास है 180। अगर 180 से हम थीटा को सब्ट्रैक्ट करें तो अल्फा बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा। और सिंपल अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कास थीटा। इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बाय दिस फार्मूला कास 180 माइनस थीटा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कास 180 कास थीटा प्लस साइन 180 और साइन थीटा। अब कास 180 हमारे पास बराबर है माइनस के, सो ये बन जाएगा माइनस कास थीटा और ये बन जाएगा साइन 180 इक्वल टू 0। सो कास 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा। सो इस कास की जगह हम माइनस कास को पुट करेंगे। याद है कि ये जो फार्मूला है ये यूज़ होता है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में, और इसका जो असल फॉर्म है वो ये है कास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, एक पी हो और दूसरा क्यू हो, और इसको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कास थीटा। दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर वी यूज दिस वन। इस फार्मूले को हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है p, दूसरा वेक्टर है q, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा r। अगर इस q का हम पैरेलल वेक्टर ले लें तो ये q बन जाएगा, अगर इस p का ले लें तो ये हमारे पास p बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टू ड्रा करें सो वी ऑब्टेन दिस फिगर। सो r इक्वल टू दिस इज वेक्टर p एंड नाउ दिस इज नोन एज q cos थीटा बिकॉज दिस इज a राइट एंगल ट्राइंगल q cos थीटा, दिस इज qy। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया ये वाला। सो इस पर पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है आर स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है p प्लस क्यू एक्स हमारे पास बेस है और ये क्यू वाई हमारे पास परपेंडिकुलर है। अगर इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2p क्यू एक्स प्लस क्यू वाई स्क्वायर। अब है मालूम है कि हमारे पास जो क्यू एक्स है वो बराबर है क्यू कास थीटा के और क्यू वाई जो है बराबर है क्यू साइन थीटा के। तो इसकी वैल्यू को पुट करें, यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करें और इसकी वैल्यू को पुट करें सो वी ऑब्टेन आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p कास थीटा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 1 सो वी ऑब्टेन आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास थीटा पावर 1/2। याद रहे कि ये इक्वेशन जो है ये वेक्टर अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप लोगों ने इसको याद करना है और इससे हम बहुत से MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेक्टर आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रिजल्टेंट वेक्टर फार्मूला ये तो ऑलरेडी हमने किया है, ये वाला ये तो अभी हमने डिस्कस किया। Now remember, if we have two vector p and q and we add these two, this magnitude must be equal to p minus q। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो उसके दरमियान एंगल 90 हो, उसको हम ऐड करें और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो रिजल्ट की मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। इस तरह इस फिगर में देखें हमारे पास ये वेक्टर p है, ये q है, एंगल बनाता है 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट क्या है, ये वाला। अब अगर इस q को हम रिवर्स करें, इसका अपोजिट ले लें, सो दिस बिकम माइनस q, दिस इज आवर p, दिस इज माइनस q एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट। अब इसकी मैग्नीट्यूड को देके और इसकी मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ को देके बिल्कुल इक्वल होंगे अगर आप इसको एक 40 स्केल से ड्रा करें, करेक्ट। सो व्हेन p प्लस q इक्वल टू p माइनस q देन रिमेंबर द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर शुड बी 90 डिग्री।
अब याद रखिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो तो उसका सम ग्रेटर होगा सब्ट्रैक्शन से थीटा बिटवीन पी एंड क्यू लेस देन 90, करेक्ट। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो तो उसका जो एडिशन है उसका आंसर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा सब्ट्रैक्शन से, शर्त ये कि उसके दरमियान जो एंगल हो वो 90 से कम हो। सिमिलरली p प्लस क्यू इज़ लेस देन p माइनस क्यू इफ थीटा ग्रेटर देन 90। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए हमारे पास एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ये है p प्लस क्यू, ये वाला r इक्वल टू वट p प्लस क्यू। अगर हम इस q का नेगेटिव ले लें तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका रिजल्ट अब ये होगा। अब देखिए ये क्या है, ये p माइनस क्यू का रिजल्ट है और ये क्या है p प्लस क्यू का रिजल्ट है। तो याद रखिए p माइनस क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन p प्लस क्यू इफ द एंगल बिटवीन p एंड q ग्रेटर देन 90। Remember, when two vectors of equal magnitude act at right angle to each other, then the magnitude of the resultant is equal to under the root times the magnitude of either vector। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, जिस तरह ये हमारे पास 5 है, ये भी 5 है, तो इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम सिंपल इस तरह मालूम कर सकते हैं, अंडर रूट 2 लेंगे और इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको देखें हम, हमारे पास ये 14 है और ये भी 14 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप पिथागोरस थ्योरम से मालूम करें या डायरेक्ट ये ट्रिक यूज़ करें, अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। सो सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, मिसाल के तौर पर एक p है और दूसरा वेक्टर भी p है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और इसका रिजल्ट हमारे पास ये है। अब इसका जो रिजल्ट मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई p। इसको हम पिथागोरस थ्योरम से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आप लोगों ने डायरेक्ट याद करना है। For composition of two vector, we may use either triangle law of vector, parallelogram law of vectors. For addition of more than two vector, we apply polygon law of vector। याद रखिए हमारे पास अगर दो वेक्टर हो तो उसके लिए हम ट्राइंगल लॉ यूज़ करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करेंगे। अगर दो से ज़्यादा हो तो फिर हम यूज़ करेंगे पॉलीगॉन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन वेक्टर अब सेम काइंड। याद रखिए हमारे पास वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन वेक्टर के लिए पॉसिबल है जिसकी जो डायमेंशन हो वो सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिखते हमारे पास 2 मीटर आई है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं 3 मीटर आई के साथ, करेक्ट। सो वी ऑब्टेन 5 मीटर आई। अब 2 मीटर आई जो है इसको हम 3 न्यूटन आई से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का जो डायमेंशन है पर यूनिट है वो डिफरेंट है। हमेशा के लिए सिर्फ वही वेक्टर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके यूनिट सेम हो, लेकिन ये कंडीशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड से p एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 इज आल्सो p। याद रखें हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, एक हो p और दूसरा भी हो हमारे पास p, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 120 हो। तो ये ट्रिक आप लोगों ने यूज़ करना है। तो इसका जो रिज़ल्ट है ये वाला, इसकी भी बिल्कुल मैग्नीट्यूड वही होगी जो p और p जो दो इस वेक्टर्स के है, मींस इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, p होगी। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है सपोज 10 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है हमारे पास 10 न्यूटन, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों कितना एंगल बनाता है, 120 डिग्री। सो याद रखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी हमारे पास होगा 10 न्यूटन। The magnitude of the resultant of two vector is minimum when they are opposite direction। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, सपोज ये है 5i और दूसरा है 3i, और आपको कोई कहे कि इसका मिनिमम रिजल्ट क्या होगा, तो आप इस तरह करें कि 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, मींस एंटी पैरेलल ले लें। सो वी ऑब्टेन 2i, सो दिस विल बी द मिनिमम रिजल्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b वेरीज फ्रॉम a प्लस b टू a माइनस b। याद रखिए हमारे पास मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है सपोज 5 मीटर आई, दूसरा है 3 मीटर आई। अगर इसको हम ऐड करें विद थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो ये बन जाएगा 8 मीटर आई। अगर एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करें, मींस 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा 2 मीटर आई। इन दिस केस इट मीन्स दिस इज 5 मीटर आई एंड दिस इज 3 मीटर आई। सो मेक एंगल 180 डिग्री, सो द रिजल्ट विल बी 2 मीटर आई। सो याद रखिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, अगर उसको हम ऐड करें बाय हेड टू टेल रूल विथ थीटा इक्वल टू 0 से,
we obtain maximum answer, and if we subtract these two with angle of 180 degree we obtain two मिनिमम आंसर। सो याद रखिए हम इस दो वेक्टर को 3 और 5 को इस थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 के अलावा किसी भी एंगल से ऐड करें तो उसका रिजल्ट जो है वो इस दोनों के दरमियान में होगा, इस रेंज से बाहर नहीं होगा। मींस रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड 8 से कम होगा और 2 से ज़्यादा होगा। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड से पी एक्टिंग एट एंगल 60 विल बी व्हाट। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो एक दूसरे के साथ 60 एंगल को बनाता हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और आपको कोई कहे कि उसका रिजल्ट मालूम करे तो आपने सिर्फ डायरेक्ट ये ट्रिक यूज़ करना है, अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई पी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है सपोज 50 न्यूटन सॉरी, दिस इज ए। दूसरा वेक्टर है 50 न्यूटन, दिस इज आल्सो ए, मीन्स बोथ आर इक्वल टू बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बनाता हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, उसको जस्ट अंडर रूट 3 ले ले और 50 से मल्टीप्लाई करें। सो इफ़ वी हैव टू वेक्टर एंड दैट मेक एंगल 60 डिग्री एंड बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड देन इट्स रिजल्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई पी। और इसको हम सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन से मालूम कर सकते हैं। ए वेक्टर विल बी कंसिडर रिजल्टेंट इफ इट्स हेड्स कनेक्ट विद द हेड एंड टेल टू द टेल। याद रखिए रिजल्टेंट वेक्टर वही होगा जिसका हेड दूसरे हेड के साथ कनेक्ट हो और टेल दूसरी टेल से कनेक्ट हो। मिसाल के तौर पर इस फिगर में आप लोगों को कोई कहे कि इसका रिजल्टेंट क्या है तो इसका रिजल्टेंट आर नहीं है, क्योंकि आर का जो है यहाँ पर हेड है वो तो हेड से कनेक्ट है लेकिन टेल जो है किसी और हेड से कनेक्ट है। रिजल्टेंट वेक्टर वही होगा जिसका हेड किसी और हेड से कनेक्ट हो और टेल किसी और टेल से कनेक्ट हो। तो यहाँ पर ए वेक्टर जो है उसका टेल किसी और टेल से कनेक्ट है और हेड जो है किसी और हेड से कनेक्ट है। सो द रिजल्ट इज ए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई भी सपोज कोई भी 2 पॉइंट हो, दिस इज सपोज पी x1 y1 z1 और ये दूसरा पॉइंट हो x2 y2 z2, मीन्स ये हमारे पास है 2 1 3 मिसाल के तौर ये 4 5 7 है। अगर आपको कोई कहे कि इसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर मालूम करे तो याद रहे कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना, यहाँ पर x2 जो है इससे x1 को सेपरेट करें और i से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x एलांग i यूनिट वेक्टर, और y2 जो है इससे y1 को सेपरेट करें और z2 जो है उससे z1 को सेपरेट करें और k इसमें लगाए। तो दिस फार्मूला इज नोन एज पोजीशन वेक्टर फार्मूला। Rectangular component of a vector. The splitting of a vector f into its two perpendicular component x and y is known as resolution of vector, and these two components are known as rectangular component, where fx equal to what, f cos theta, fy equal to what, f sin theta. अब इस एक्सप्रेशन में अगर हमें f मालूम हो और एंगल भी मालूम हो तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, if we know theta and f we can find out fx। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि f मालूम नहीं होता, x मालूम होता है, fy मालूम होता है, तो फिर f की मैग्नीट्यूड क्या होती है? बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, f इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, वेयर fx इज नोन एज बेस, fy इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड f इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। अब ये वेक्टर जो है f, इसकी हम डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे? थीटा। सो थीटा कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस relation, theta equal to tan inverse y by x. So a vector f having magnitude formula equal to this one and direction formula equal to this one. Now a vector can have any number even infinite component. यहाँ पर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पर वेक्टर की सिर्फ 2 कंपोनेंट है, लेकिन याद रखिए कि वेक्टर की जो है एडवांस लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स में वेक्टर की इनफाइनाइट डायमेंशन होती है और जिस स्पेस में इनकी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है उसको हम हिल्बर्ट स्पेस भी बोल सकते हैं। डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड एज डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड। याद रखिए जब हमारे पास जब भी कोई भी 2 वेक्टर हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है 2i, तो इसको हम 2j से डिवाइड नहीं कर सकते। करेक्ट, मैग्नीट्यूड को तो कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 2 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड, ये पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए अगर हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर में i j k हो तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई आपको कहे कि नॉर्थ डिवाइड बाय साउथ, व्हाट इट मीन्स, तो याद रखिए इट हैव नो फिजिकल मीनिंग। सो इसी वजह से
वेक्टर अलजबरा में हमारे पास सिर्फ 3 ऑपरेशन है। वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके डिवीजन नहीं कर सकते। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, लेट वी हैव ए वेक्टर a इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी की, वेयर एक्स वाई जी आर द कंपोनेंट ऑफ a along x axis, along y axis and along z axis. Correct? Then theta will be positive with positive x y z or what. मिसाल के तौर पर अगर हम ये हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस है, this is x, suppose this is our y and this is our z, and here we have a vector a which is a position vector in the palm of this. तो याद रखिए a जो है x के साथ एक एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं अल्फा। बीटा के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं बीटा, और z के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं गामा। अब याद रखिए अगर अल्फा को हम इस तरह रिप्रेजेंट करें, अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स x बाई ए, हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम हो, उसकी मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो उसका जो एंगल बनता है एलॉन्ग एक्स एक्सिस उसको हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे। इस तरह हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो जिसका y कंपोनेंट मालूम हो और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो y के साथ जो एंगल बनता है उसको हम इस रिलेशन से मालूम करेंगे। सेमी तरह हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो जिसका z कंपोनेंट मालूम हो और उसकी मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो z के साथ जो एंगल बनता है उसको हम इससे मालूम करेंगे। दिस अल्फा बीटा एंड गामा इज आर नोन एज डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a dot b cross c equal to volume of a pipe. If two vector are same then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ज़ीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? इस तरह हमारे पास कोई भी 3 वेक्टर हो, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी हो और क्रॉस भी हो, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। करेक्ट। और ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वाला एक्सप्रेशन ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को शो करता है। इसको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूँगा। अब याद है कि हमारे पास कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो इस तरह जिसमें 2 वेक्टर सेम हो, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बी हो, यहाँ पर भी बी हो, यहाँ पर सी हो, यहाँ पर सी हो, तो याद रखिए इसकी डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन ना करें, बल्कि इससे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा ज़ीरो। मींस इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इफ़ वी हैव इन स्केलर प्रोडक्ट वी हैव 2 सिमिलर वेक्टर देन a dot a cross c equal to 0. Similarly b dot a cross b should be equal to 0. Vector triple product a cross b cross c is known as vector triple product. This is not equal to 0 if a not equal to b, b not equal to c. अगर हमारे पास c 3 वेक्टर हो, तीनों डिफरेंट हो, करेक्ट, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्या मतलब? बी सपोज 4i, ये 3j, ये 5k, तो इससे कभी भी 0 नहीं बनेगा। a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू 0, तो इसको कभी भी इस तरह ना लेके कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो, लेट सपोज 4i माइनस 4i, तो ये 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर वेक्टर है, यहाँ पर भी वेक्टर होना चाहिए। करेक्ट। सो इसी वजह से हम जो है 4i माइनस 4i को 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लिखेंगे नल वेक्टर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास वेक्टर है तो राइट में भी वेक्टर होना चाहिए। तो दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ करेक्ट। स्केलर मल्टीपल विद ए वेक्टर एन ए, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक नंबर हो n, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी भी एक वेक्टर a के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? याद रखिए अगर n हमारे पास 0 हो, अगर उसको हम a से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 0 देगा। मिसाल के तौर पर लेट सपोज n इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a इक्वल टू 4i. So if we multiply these two, we obtain 0. But if n greater than 1, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर लेट सपोज n इक्वल टू है 2 और हमारे पास a है इक्वल टू 4i, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें n a, we obtain 8i, which magnitude is 8, which is 2 times greater than a. So 8i, yeah, na, magnitude of na is greater than magnitude of a. Correct. Similarly if n less than 0, अगर हमारे पास कोई एक नंबर हो 0 हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास a है क्या, a इक्वल टू 4i, और हमारे पास एक नंबर है -2, इसको हम मल्टीप्लाई करें na, so we obtain -8i, or simply
8 माइनस आई मीन्स मैग्नीट्यूड, अगर हम एन ए की मैग्नीट्यूड को देखें, दिस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 2 टाइम देन ए बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए। सो एन ए लेस देन ए अपोजिट डायरेक्शन। क्यों लेस देन ए? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -8a है और ये हमारे पास है 4i। सो हमारे पास कोई भी एक नंबर हो, इन ज़ीरो हो, उसको हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में देगा 0। अगर n ग्रेटर देन 1 हो तो रिजल्ट में देगा NA ग्रेटर देन a। अगर n लेस देन 0 हो तो रिजल्ट में देगा NA लेस देन a। करेक्ट? NA लेस नहीं होगी, इसका मतलब है नेगेटिव। याद रखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो मैग्नीट्यूड a से ग्रेटर हो सकता है। यहाँ पर देखिए ना, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 8, लेकिन ये जो लेस देन a है ये हमें वेक्टर को शो करता है। दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। करेक्ट? सो इसका जो रिजल्ट है NA वो ये है। सो दिस इज नेगेटिव विच इज़ लेस देन a। लेकिन अगर इसकी मैग्नीट्यूड को देखें, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ NA इज ग्रेटर देन a। इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीपल विद ए वेक्टर। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। याद रखिए हमें मालूम है कि वेक्टरों को हम दो मेथड से ऐड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल और दूसरे को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। हेड टू टेल रूल में जब भी आप लोगों ने वेक्टर को ऐड करना हो तो आप लोगों के पास कंपास, डी और पेंसिल पोर्ट का होना लाजिमी है। लेकिन इसका मुतबादिल एक और मेथड है जिसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर मेथड कहते हैं। इसमें हमारे पास पोर्ट, कंपास वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। इसमें हम वेक्टर को लेते हैं और उसके कंपोनेंट को ऐड करते हैं और इससे अपने रिज़ल्ट को अचीव करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमारे पास ये है एक वेक्टर a विच मेक एंगल सपोज थीटा। दूसरा वेक्टर है हमारे पास c और वेक्टर b विच मेक एंगल थीटा 1। तो उस दोनों को हम एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास ax हो जाएगा, ये ay, इस तरह ये हमारे पास bx और ये by। और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? x को जमा करेंगे, rx इक्वल टू ax प्लस bx। ry को ऐड करेंगे, ay प्लस by। इसकी मैग्नीट्यूड हम पिथागोरस थ्योरम से मालूम करेंगे, r इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर 1/2। और थीटा को चूँकि हमारे पास फर्स्ट प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन, इसका जो रिजल्टेंट है ये वाला, इसका डायरेक्शन क्या होगा? थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ry बाई rx माड। इसको माड में रखना है। अगर इसी फिनोमेना को, इसी सिचुएशन को हमारे पास कोई भी वेक्टर हो उसको हम इस में ऐड करते हैं तो याद रखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो तो यही होगा, rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो रिज़ल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन ये कौन सा एंगल बनाएगा? करेक्ट? तो इस एंगल को मालूम करने के लिए हमारे पास 4 प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास वेरियस वेक्टर है और हम वेरियस वेक्टर को इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करें, उसको नाम दे दे rx, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करें उसको नाम दे दे ry। अगर ये दोनों हमारे पास ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो जो एंगल बनाएगा वो कौन से, ये भी पॉजिटिव फर्स्ट प्लेन में है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो एंगल बनाएगा थीटा, r इक्वल टू थीटा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ry बाई rx। लेकिन हमारे पास वेरियस वेक्टर हो और उस वेक्टर को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करें, लेकिन उसका जो rx बनता है विच इज़ इक्वल टू ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx एंड सो ऑन, अगर ये नेगेटिव आ जाए और इसका जो ry हो विच इज़ इक्वल टू ay प्लस by प्लस cy प्लस dy वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है r, ये कौन से प्लेन में है? माइनस प्लस सेकंड प्लेन में है।
और सेकंड प्लेन में जब भी आप लोगों को थीटा या रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना हो तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे थीटा आर इक्वल टू 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमें मालूम है थीटा ऑलवेज सबटेंडेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा क्या होता है टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। दिस इज थीटा आर या दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी वेरियस वेक्टर हो और उसको हम हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मेथड से ऐड करना चाहते हैं तो इसके आल एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे, उसको नाम दे दे आर एक्स। उसके आर वाई कंपोनेंट को ना ऐड करेंगे, उसका नाम दे देंगे आर वाई। अगर हमारे पास आर एक्स भी नेगेटिव हो आर वाई भी नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थर्ड प्लेन में है। और थर्ड प्लेन में जब भी आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना हो तो ये वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास हो गया 90, ये भी 90, 180 और 180 के साथ अगर हम मज़ीद कुछ चीज़ को ऐड करें थीटा को तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगी। So direction of resultant vector theta r equal to 180 plus theta are simply 180 plus tangent inverse r y by r x। इस तरह हमारे पास वेरियस वेक्टर हो a b c d एंड सो ऑन और उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से ऐड करना चाहते हैं तो हर एक वेक्टर को उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और फिर ऑल एक्स को ऐड करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स एंड सो ऑन। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाए और इसके वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करें आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, और ये नेगेटिव बन जाए तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन से प्लेन में होगी फोर्थ प्लेन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। तो फोर्थ प्लेन में हमारे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास टोटल एंगल कितने हैं, टोटल एंगल हमारे पास है 360 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90। अब ये वेक्टर जो है ये वाला ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा ये वाला, क्योंकि ये एंगल ऑलवेज सबटेंडेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टोटल तो हमारे पास 360 है। अगर 360 से हम इस थीटा को सब्ट्रैक्ट करें विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन थीटा आर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हमें मालूम है कि वेक्टर को हम दो तरीक़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास थीटा, और ए डॉट बी इक्वल टू अगर ए को हम बाहर कर दे और बी कास थीटा को ब्रैकेट में रख दे बी कास थीटा, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली ए डॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए कास थीटा। लेकिन याद रखिए जब भी हमारे पास कोई चीज़ भी ब्रैकेट में आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। यहाँ पर देखिए हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इसके दो कंपोनेंट हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ई बी एक्स या बी कास थीटा और ये इसके यहाँ बी वाई। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर का मालूम करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक ए की मैग्नीट्यूड, और बी की फुल मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे बल्कि बी का इतना मैग्नीट्यूड लेंगे, बी दिस वन बी एक्स, ये बी एक्स है ना, ये बी कास थीटा है। इस वाले टर्म को हम बोलते हैं बी कास थीटा, इसको ऑलवेज ब्रैकेट में रखेंगे, इसको बोलते हैं दूसरा नाम प्रोजेक्शन ऑफ बी पैरेलल टू ए। सो दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ बी पैरेलल टू ए, दिस इज नोन एज projection of A parallel to B. So these are two important relations. Now I dot I equal to J dot J equal to K dot K equal to 1. Similarly I dot J equal to J dot K equal to K dot I equal to 0. याद रखिए A dot B equal to B dot A या A dot A equal to A square, ये हमें कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। और हमेशा के लिए जब हम दो वेक्टर को ले लें और सेम वेक्टर हो उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो सिंपल इसका क्या करेंगे, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर रखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 4i और ये भी हमारे पास है 4i, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 4 स्क्वायर मीन्स 16। डॉट प्रोडक्ट यूज्ड
this is very important points. Dot product is used for finding theta and some unknown constant. याद रखिए बहुत से MCQs में हमें बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो उसके दरमियान एंगल मालूम करे, तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है। या इस तरह भी होता है हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, मिसाल के तौर पर लेट A इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, मिसाल के तौर B इक्वल टू 2i प्लस CJ प्लस 8k। अब अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो और आपको कोई कहे कि इस C का वैल्यू मालूम करे, तो याद रखिए आप डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे और इससे जो है आप लोग बहुत आसानी से C को मालूम कर सकते हैं। इसको वेरी MCQs में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? पावर इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वर्क द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? डॉट प्रोडक्ट। इस तरह हमारे पास एक और प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका इक्वेशन क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये क्या है? ए की मैग्नीट्यूड है, बी की मैग्नीट्यूड है, और दोनों के दरमियान जितने भी एंगल हो उसको यहाँ पर पुट करेंगे। इन क्या शो करता है? इन एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इसका से जो चीज़ बनेगा वो भी वो भी वेक्टर होगा ना। तो अब इस वेक्टर की जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इस एन की डायरेक्शन वही होगी, इनका मतलब है नॉर्मल, तो इनकी डायरेक्शन ओ है होगी जो बी पर भी परपेंडिकुलर हो और ए पर भी परपेंडिकुलर हो। मिसाल के तौर पर ए की कीमत, ए हमारे पास है आई, बी हमारे पास है जे, तो एन ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्योंकि के आई पर भी परपेंडिकुलर है, जे पर भी परपेंडिकुलर है, तो एन ओ वेक्टर होता है जो नॉर्मल होता है ए पर भी और बी पर भी। अब याद रखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। दीज आर एंटी कम्यूट। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, अगर हम इसको उलट करें, जे क्रॉस आई करें, तो इसको फिर हम बोलते हैं माइनस के। जे क्रॉस आई इक्वल टू आई एंड के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे एंड आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। इट मीन्स ए क्रॉस बी is not equal to b cross a, but a cross b equal to minus b cross a. These are not commute. The example of cross product area: one side multiplied by other side, length multiplied by width, torque, moment are multiplied by force, angular momentum, radius vector multiplied by linear momentum. टार्क क्या होता है? टार्क इक्वल टू व्हाट? आर क्रॉस एफ को हम टार्क बोलते हैं, या सिंपली द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज कॉल्ड टार्क। इसका जो वेक्टर फार्मूला है वो ये है, मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला ये है। अगर आर और एफ के दरमियान थीटा 90 हो, देन साइन 90 इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू आर एफ। इसका यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो है ml²t-2। अब रोटेशन किसी भी बॉडी में जब पैदा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? आर पर। आर जब ज़्यादा हो टार्क ज़्यादा होगा, एफ ज़्यादा हो तो टार्क ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो आर और एफ के दरमियान, या 180 डिग्री हो तो टार्क हमारे पास 0 होगा। अगर हमारे पास आर और एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो टार्क इसमें मैक्सिमम होगा। कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टार्क टेक नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टार्क टेक पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, it is the multiplication of two vectors such that the result of is a scalar quantity. सिंपल, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो a डॉट b हो, तो इसको जब एक भी कंपोनेंट मालूम हो ax bx cx, बी कंपोनेंट मालूम हो ax bx cx, तो इसको हम सिंपली इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो है फार्मूला है, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो उसका हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, तो सिंपली x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ और z को z के साथ, और कुछ ना करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लेट a इक्वल टू 3i प्लस 4j, b इक्वल टू 2i प्लस 3j। तो ये हमारे पास हो गया ax ay, दिस इज bx एंड by। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, और इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे बन जाएगी 18। Remember, it is commutative a dot b equal to b dot a. It is distributive over addition
इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन बोलते हैं वेक्टर के लिए। a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो उसको हम ऐड करें, फिर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें और उसको मल्टीप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इफ थीटा इज एक्यूट मीन्स इफ थीटा इज less than 90 greater than 0 between two vectors, then the dot product is positive. If theta is obtuse mean theta greater than 90 and less than 180 or equal to 180, then the result will be equal to these two vector equal to negative. If theta is 90, the dot product will be 0. Vector product is not commutative, it is anti-commutative. A cross B equal to minus B cross A. वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, दिस इज़ नोन एज पैरेलल पाइप। हमारे पास कोई भी इस टाइप की शेप की कोई भी चीज़ हो उसको हम पैरेलल पाइप बोलते हैं। उसका वॉल्यूम हम किस तरह मालूम करेंगे, ये वाला टर्म लेंगे, दिस इज़ आवर ए, दिस इज़ आवर बी एंड दिस इज़ आवर सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय दिस वन ए डॉट बी, इस बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फार्मूला, और सिंपली हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहाँ पर देखिए नहीं हमारे पास ए भी है, तो ये कितना एरिया कंस्ट्रक्ट करता है, ये वाला। इस एरिया को मल्टीप्लाइड करें हाइट के साथ, सी के साथ, सी से मल्टीप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पार बाय टू वेक्टर एडजेसेंट साइड। हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसका अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। अगर हम इसकी एरिया को मालूम करना चाहते हैं, ये अलग कि इसकी एरिया कितना है, तो लेट्स सपोज दिस इज़ बी इक्वल टू सपोज 4i एंड दिस इज ए इक्वल टू 5j। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 420 यूनिट। सो इट मीन्स the cross product is used to find out the area of a parallelogram. The geometrical meaning of vector product or cross product of two vector is the area of parallelogram. इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, रिजल्ट है, वो है पैरेलल पाइप, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंपली एक बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर करेंगे जब उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो, ज़ीरो। अब ज़ीरो एक्सेलरेशन की रीज़न टू है, या तो बॉडी रेस्ट में है, मिसाल के तौर पर एक बाल है रेस्ट में है, करेक्ट, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी इसका ज़ीरो है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। इस बॉडी को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो विच मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, मींस मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, नॉन ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि हमें मालूम है जो बॉडी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो दिस इज़ नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज़ नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इक्वल टू ज़ीरो, या इफ द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट ऑन द बॉडी इक्वल टू ज़ीरो, या इफ द सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू ज़ीरो, देन द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। Similarly, second condition, a body is said to be in equilibrium if there is no net torque act on the body. Yes, simply means the clockwise torque act on the body equal to anti-clockwise torque. If all forces acting on a body are acting on the same point, then the forces are known as concurrent forces. When a body is in equilibrium, it doesn't mean that no force is acting on the body. It simply means that the resultant of all the forces acting on the body is zero. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टोन है, ये एक ज़मीन पर पड़ा है, तो देयर आर टू फोर्सेस एक्टेड, वन इज़ इट्स वेट एंड अदर इज़ नॉर्मल फोर्स। अब अगर इसको हम देखें तो इस पर तो फोर्स लगते हैं लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इन दोनों को इंडिविजुअल फोर्स ज़ीरो नहीं है, लेकिन इन दोनों के फोर्स को अगर हम सम करें तो सम क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। सो इट मीन्स व्हेन ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इट डजंट मीन दैट द नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इट सिंपली मीन
that the result of all the forces act on the body equal to 0. A system or a body is said to be in equilibrium when the net force acting on it equal to 0. The next one is law of cosine. अगर हमारे पास कोई भी मिसाल के तौर पर एक पॉइंट हो और इस पर 3 फोर्सेस एक्ट करता हो, दिस आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी, करेक्ट। और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कंसिडर किया जाएगा जब हम पी को ले ले, पी वाली फोर्स को ले ले, उसको साइन अल्फा से डिवाइड करें, क्यू वाली फोर्स को ले ले और जो एंगल बनाता है उसको साइन बीटा से डिवाइड करें। इसी तरह आर जो एंगल बनाता है, सॉरी आर की जो मैग्नीट्यूड है उसको ले और वो जो एंगल बनाता है साइन गामा, इसका एंगल हमेशा आर के अपोजिट लेंगे, दिस वन साइन गामा। ये क्यों है, दिस इज साइन बीटा, ये अल्फा है, दिस इज पी अल्फा। अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो इस कंडीशन को फॉलो करता हो दैट द रेशो बिटवीन फोर्स एक्टिंग एंड द अपोजिट साइन थीटा equal to force acting Q and opposite sin beta equal to force R and opposite sin theta gamma। अगर कोई भी बॉडी इस कंडीशन को फुलफिल करता हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कंसिडर की जाएगी और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन।